जनरल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज। जनरल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी, तो जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज है इसकी बात करेंगे अपन सबसे पहले। तो देखिए, जनरल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी में सबसे पहले आपको लिखना है कि जो ह्यूमन पैथोलॉजी है वह साइंस है जो कि किसको ट्रीट करता है, एबनॉर्मल कंडीशन या डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट करता है, उसको ह्यूमन पैथोलॉजी कहते हैं। जो जनरल पैथोलॉजी होती है और एक कौन सी पैथोलॉजी होती है, स्पेशल पैथोलॉजी होती है। तो ये सब्जेक्ट को डिवाइड किया अपन ने, जनरल पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी। फिर अपनी जो स्पेशल पैथोलॉजी थी ना, इसको दो में डिवाइड कर दिया अपन ने, सर्जिकल पैथोलॉजी और आपका मेडिकल पैथोलॉजी। मेडिकल पैथोलॉजी किसको डील करती है, इंटरनल मॉर्बिड कंडीशन को। जो सर्जिकल पैथोलॉजी है वो किसको डील करती है, एक्सटर्नल कंडीशन को। ठीक है, तो जनरल पैथोलॉजी का स्पेशल पैथोलॉजी के साथ वही रिलेशन है जो फिलोसफी का साइंस के स्पेशल साइंस के साथ रिलेशन है। तो फिलोसफी का स्पेशल साइंस के साथ वही रिलेशन है जो जनरल पैथोलॉजी का स्पेशल पैथोलॉजी से रिलेशन है। फिर जो होम्योपैथिक जनरल पैथोलॉजी है, ये स्पेशली अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, क्रॉनिक डिसीज़ की। ठीक है, होम्योपैथिक जनरल पैथोलॉजी में अपन क्रॉनिक डिसीज़ की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस इन जनरल होता है और जो मेडिकल साइंस है वो इन पर्टिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिफरेंस अपन देख रहे हैं कि मॉडर्न साइंस अगर जनरल है तो मेडिकल साइंस उसमें पर्टिकुलर है। और इसके अलावा ऑल थिंग्स को कितना रिड्यूस किया गया, सारी थिंग्स को रिड्यूस किया गया मैटर एंड मोशन तक। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको जितना लिखना है एग्ज़ाम में। फिर होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है ना, तो इसका स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब देखो, वो यूनिवर्स को जनरल फॉर्म में देखते हैं अपन लोग। अपन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस व्यूज़ द फैक्ट्स ऑफ यूनिवर्स इन जनरल। जो यूनिवर्स के फैक्ट है ना, उसको अपन इन जनरल देखते हैं। ठीक है, अपना स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वाइटलिस्टिक सब्सटेंशियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। वाइटलिस्टिक सब्सटेंशियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जिसमें कि अपन इंक्लूडिंग द लाइफ एंड माइंड। ठीक है, तो विच रिगार्ड्स ऑल थिंग एंड फोर्स इंक्लूडिंग लाइफ एंड माइंड। तो वाइटलिस्टिक सब्सटेंशियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। होम्योपैथिक फिलोसफी में अपन लाइफ और माइंड की बात करेंगे। अब क्या है, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था क्योंकि 5th एडिशन में वाइटल फोर्स यूज़ किया था, फिर बाद में उसको रिप्लेस किया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता था तो उसमें वाइटल प्रिंसिपल कर दिया गया। तो वाइटल प्रिंसिपल से आप समझ सकते हो कि ये कोई फोर्स नहीं है, क्या है, सब्सटेंशियल एंटिटी है, सब्सटेंशियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है अपना। ठीक है, और जो क्रॉनिक डिसीज़ बनी है, तो ये हेनीमन का मतलब क्रॉनिक डिसीज़ में पैथोलॉजी से नहीं है। ठीक है, उसमें अपन पैथोलॉजी में तो अनसिस्टमाइज्ड डाटा है, पर ये जो अपन हेनीमन का क्लासिफिकेशन है उसमें क्रॉनिक डिसीज़ की बात करेंगे, मियाज़म की बात होगी। ठीक है, जैसे हेनीमन सर ने क्या किया, जनरलाइजेशन किया। ठीक है, उनका जो जनरलाइजेशन था वो किस पे बेस्ड था, बेस्ड अपॉन द his new and far-reaching discovery, the existence of living specific infectious microorganism as a cause of greater part of all tissue। तो मतलब उनने जो काज के वो है ना जनरलाइज किया है हेनीमन सर ने। ठीक है, ये वाली बात है, द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग स्पेसिफिक इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ काज ऑफ ग्रेटर पार्ट ऑफ ऑल ट्रू डिसीज। ठीक है, अब देखो, जो क्यूवियर थे, क्यूवियर ने जूलॉजी को 4 पार्ट में डिवाइड किया, जूलॉजी का क्लासिफिकेशन कर दिया। 4 फंडामेंटल क्लास में जूलॉजी को क्यूवियर ने डिवाइड किया, वर्टिब्रेट, मोलस्क, आर्टिकुलेट और रेडिएट्स। तो क्यूवियर का क्लासिफिकेशन है जूलॉजी का, जिसमें कि वर्टिब्रेट, मोलस्क, आर्टिकुलेट और रेडिएट्स। उसी तरीके से हेनीमन ने डिसीज़ को 4 फंडामेंटल क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, मतलब क्रॉनिक डिसीज़ को 4 फंडामेंटल क्लास में डिवाइड किया है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस जो कि आप जानते हो, एक है ऑक्यूपेशनल और ड्रग डिसीज़, ये चौथा है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल और ड्रग डिसीज़, इसके अलावा सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। तो आप कंपेयर कर सकते हो जूलॉजी का क्लासिफिकेशन से एनिमल के क्लासिफिकेशन को। फिर इसके बाद अपन टेकिंग द इंटायर मास ऑफ मॉर्बिड फिनोमिना, उसको अपन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे नॉन स्पेसिफिक काजेस में इंडिस्पोजिशन, हाइजीन, डाइट, मॉरल, मैकेनिकल, ऑक्यूपेशनल, इमोशनल, ये सारे काज भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर अपन को इन कंडीशन का ट्रीटमेंट करना है तो इन्वॉल्व्स मेयरली द रिमूवल ऑफ काज को भी रिमूव करना पड़ेगा। जैसे
पॉइज़न है तो पॉइज़न को एंटीडोट करना पड़ेगा, केमिकली या डायनामिकली एंटीडोट कर सकते हो आप। अब जो यहाँ पे क्या है कि वेनेरल डिसीज़ जैसे सिफिलिस का एग्जांपल बताया गया है, ठीक है। तो सिफिलिस जो है वो क्या है, एक वेनेरल डिसीज़ है। उसी तरीके से साइकोसिस जो है वो, उसको फिगवॉट डिसीज़ भी कहते हैं, वो भी एक वेनेरल डिसीज़ है, ठीक है। जो गोनोरिया है वो उसको अपन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज़ मान सकते हैं। उस टाइम पे बहुत कम लोग जानते थे कि गोनोरिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज़ है, ठीक है। पर हैनीमन ने बताया कि ये एक वेनेरल डिसीज़ है, ठीक है। और अगर इसके प्राइमरी डिस्चार्ज को सप्रेस कर दिया जाएगा तो साइकोसिस मायाज़म बनेगा, जो कि फिगवॉट डिसीज़ के नाम से जाना जाएगा। फिर कॉन्डाइलोमा लाटा जो है वो भी अपन को किस में देखने को मिलता है, मैनी केसेस ऑफ सिफिलिस में अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कॉन्डाइलोमा लाटा वर रिगार्डेड बाय सम अथॉरिटीज़ आर ड्यू टू सिफिलिस, ठीक है। तो ये भी वेनेरियल ओरिजिन का होता है। कॉन्डाइलोमा लाटा और ये सब भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वेनेरल डिसीज़ में आते हैं, जो कि सिफिलिस में देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे साइकोसिस को क्या कह सकते हैं अपन, फिगवॉट डिसीज़, ठीक है। जैसे नेज़रिया गोनोरिया जो है उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज़, जो कि गोनोकोकस की वजह से होता है, गोनोकोकस उसका प्रॉक्सिमेट काज है। फिर जैसे हमने जूलॉजी का क्लासिफिकेशन देखा, इसी तरीके से बॉटनी में किसका नाम आता है, जूलॉजी में तो क्यूवियर का नाम आता है, बॉटनी में किसका नाम है, कैरोलस लीनियस, जो हम जानते हैं। तो लीनियस का बॉटनी में उतना योगदान है। उस तरीके से हैनीमन का नाम किस में आता है, डिसीज़ को क्लासीफाई करने में। हैनीमन सर ने किस पे काम किया था, इंडक्टिव लॉजिक, जो कि किसने दिया था, बेकन ने दिया था। लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने इंडक्टिव लॉजिक दिया था, तो उस पर हैनीमन ने वर्क किया, ठीक है। तो हैनीमन ने सबसे पहले बता दिया कि वेनेरल डिसीज़ का काज तो हैनीमन ने बताया, पर जो नॉन वेनेरल डिसीज़ है उसका काज भी डिस्कवर किया किसके बेस पे, बेस्ड ऑन द इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है। तो वेनेरल डिसीज़ लाइक सिफिलिस एंड साइकोसिस का तो बताया, पर साथ में इंडक्टिव लॉजिक के बेस पे कई सालों तक उनने काम किया, क्लासीफाई किया, सर्च किया, कलेक्ट किया फैक्ट को। तो इनने क्या किया, कई सालों तक उनने फंडामेंटल काज को फाइंड आउट करने की कोशिश करी, जो नॉन वेनेरल डिसीज़ है ना उसका, यानी उसके लिए उनने क्लासीफाई किया, डिसीज़ को सर्च करने की कोशिश की, कलेक्ट किए, फैक्ट को कंपेयर किया, सिमिलर सिम्टम्स को कंपेयर करा, और उसके बाद उनने ग्रेजुअली बहुत सालों तक काम किया, और फिर जो नॉन वेनेरल डिसीज़ के काज तक वो पहुंच पाए, जैसे कि हम जानते हैं कि वो सो रहा है नॉन वेनेरल डिसीज़ का काज, ठीक है। तो ये हमें पता चला। प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के काज होते हैं, ठीक है। तो ये पता हुआ अपन को। फिर जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्यूवियर जो है उसने एनिमल किंगडम को 4 भागों में बांटा, उस तरीके से एनिमल ने 4 में डिवाइड किया डिसीज़ को, जैसे कि ऑक्यूपेशनल या ड्रग डिसीज़, सोरासिफिलिस एंड साइकोसिस, तो ये हमें पता ही है, ठीक है। और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये किसकी वजह से, जैसे इन्फेक्शियस डिसीज़ हाइड्रोफोबिया, जॉन्डिस, फीवर, डायरिया, डायबिटीज़, ये सब इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी का